आप सभी का स्वागत है टीम आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप लोग जानते हैं कि मैथ्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्यों वन क्योंकि एक मार्क्स आपको डिटरमाइन करता है कि आप इन करिएगा या प्रीलिम्स में आउट करिएगा, और यही आपका सबसे ज्यादा अगर सक्सेस रेट यहीं पे देखिएगा बहुत कम होता है। लेकिन नियरली 8 लाख स्टूडेंट्स इस बार 8 से 10 लाख नियरली स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम देंगे, तो उसमें आपको आना नियरली 20,000। तो सबसे मेन कंपटीशन आपका यहीं पे है। तो मैथ्स अगर देखा जाए तो कितना क्वेश्चन होता है हर साल? 10 क्वेश्चन। आपको ये कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। हर सब्जेक्ट में आप जो तैयारी कर रहे हैं जीएस में, हो सकता है कम हो ज्यादा हो, लेकिन 10 क्वेश्चन यहाँ से होगा। और उसके अलावा अगर इसमें आप एक प्रयत्न करते हैं, अगर एक तैयारी करते हैं, आप फोकस एरिया पे मेन टॉपिक पे जैसे वर्क टाइम पे काम कर लिया, आप एक ब्लड रिलेशन पे काम कर लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन पे काम कर लिए, सीरीज एंड सीक्वेंस पे काम कर लिए, ये वर्क एंड टाइम पे काम कर लिए। अगर आप 10 टॉपिक पे भी काम करते हैं तो हो सकता है कि आप 10 में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सक्सेसफुली आपका अटेम्प्ट कितना हो सकता है। अगर देखा जाए, अगर सक्सेस रेट देखा जाए कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ 10 में 10 मार्क फिच कर सकते हैं और कम एफर्ट में। इसलिए मैथ्स आपको एक इंपॉर्टेंट रोल करता है इन करने में। अगर देखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, बाउंड्री लाइन पे जाकर 1 मार्क्स 2 मार्क्स से अप एंड डाउन के कारण वो बाहर हो जाते हैं रेस के। अगर आप यही एक स्कोर, अगर 10 मार्क्स आप मैथ्स में अगर अचीव कर लेते हैं, उस 10 मार्क्स को अगर बढ़ाया जा सकता है तो हो सकता है आपका सक्सेस रेट ज्यादा होगा। तो इसलिए हम टीम आईएएस प्रयत्न कर रही है कि आपको हम लोग मैथ्स का एक सिंपल सॉल्यूशन के थ्रू आपको गो थ्रू करें। और ये ऐसा एक जो क्वेश्चन दिए गए हैं कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे लिए, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकती है आपके नेक्स्ट एग्जाम में, क्योंकि बीपीएससी में देखा गया है कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कम से कम ये क्वेश्चन कंप्लीट करके जाए और इसके बेसिक जो आपकी जो भी टॉपिक है उसको कवर अप करके जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि टीम आईएएस के चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे दबाएं। तो चलते आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग की क्लास। तो यहाँ हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock though if there will be coincide means the angle between, कोई अगर घड़ी है तो इसमें क्या होता है, एक हैंड होता है, एक मिनट हैंड और एक हो गया आवर हैंड। तो कोइंसाइड करने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के बीच में मूव करते करते एंगल क्या होती है, थीटा 0 हो जाए तो कोइंसाइड करते हैं। तो थीटा निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, अगर आपको क्लॉक हैंड में फॉर्मूला तो सिंपल आपको एक याद कर लीजिए, 16 इंटू आवर, जितने आवर्स के बीच में जैसे स्टार्ट किया कि 5 और 6 के बीच में, तो इनिशियल टाइम आप 5 o'clock ले लीजिएगा, आवर्स हो गया। इसमें प्लस माइनस या तो प्लस कर दीजिएगा या तो माइनस करेंगे, जैसा रिक्वायरमेंट। अगर ये ज्यादा होता है तो इसमें माइनस करके इसको रिमूव करेंगे, अगर ये बहुत ही छोटा हो जाता है तो इसमें ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 16 into x into 11 into मिनट हैंड अपॉन 2। तो क्वेश्चन में जैसा बोला गया है कि दोनों कोइंसाइड का मतलब क्या है कि अब थीटा 0 हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 0 रख देंगे, थीटा के जगह पे 0 into 16। और कितने हो रहा है, 5 और 6 के बीच में, तो इनिशियल पॉइंट मेरा 5 आवर है, तो हमको 5 आवर यहाँ पे रखना होगा आवर्स की जगह पे। माइनस रखेंगे 11 into मिनट मुझे निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 और 6 मिनट टाइम दे दिया है, तो मिनट हमको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, यही मिनट से पता चल जाएगा। तो मेरा क्या हो गया, 60 into 5 11 minus 8, 0 into 2 0 is equal to 300 minus 11m। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 300 minus 11m is equal to 0, तो 11m is equal to 300, तो m is equal to 300 अपॉन 11। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 11 2 is 22, कैरी 8 and 0 88, तो 7 टाइम्स में 27 and 3 and this is 11। तो आपका ये हो गया कि इतने टाइम में कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब ये अगर 5 बज करके, अगर यहाँ पे सपोज कि 5 है और ये क्या है मेरा, अगर ये मेरा मिनट हैंड है और इसी पे आपको आवर हैंड भी मिल जाएगा, कब होगा, जब ये 5 बज के 27 एंड
3/11 मिनट। तो यहाँ क्या हो गया 27 मिनट पास, और ये 3/11 नियरली कितना आ जाएगा, अगर इसको फिर कन्वर्ट कर दिए सेकेंड में तो 3/11, क्योंकि ये क्या है आपका, ये दिया हुआ पास करना है, सेकेंड में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना 60 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 180 अपॉन दिस, तो नियरली आपका क्या हो जाएगा 27 मिनट और पास 5 है, और ये है 27 मिनट पास, तो इसमें एक ही ऑप्शन हो जाएगा आपके, क्या आपके यहाँ देख भी रहिए 27 मिनट और हाफ, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा पास है, क्योंकि इसके बाद मिलेगा, तो यही मेरा ऑप्शन हो गया पहला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करने से पहले एक बार क्लिक करके पॉज करके अपना सॉल्यूशन कर लीजिएगा, फिर मैच करिएगा, तो ये अच्छी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो पिछला क्वेश्चन जो था वो रिलेटेड है टाइम से, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल एंड सुमन can do a work in the 12 days and which Anil can do in 20 days. If the Suman alone has to do this work, how will it take? तो एक क्वेश्चन आपका रिलेटेड है टाइम एंड वर्क से। इसमें क्या हो रहा है कि अनिल और सुमन दो दोस्त है, किसी काम को, एक राम, एक क्या है अनिल और एक सुमन, किसी काम को मिल करके अगर काम को कंप्लीट करते हैं 12 डेज में, और अनिल सिर्फ उसको कंप्लीट करता है 20 दिन में, तो सुमन कितने दिन में करेगा, तो सपोज कीजिए 1 डेज में। तो वर्क एंड टाइम में क्या होता है कि ये हार्मोनिक मीन में चलता है, तो यहाँ पे कभी भी देखिए वर्क एंड टाइम में क्या होता है कि इफिशियंसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, कभी भी वर्क का डेज का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कर सकते हैं, मतलब ये एक दिन का जो काम किया सुमन एक दिन में काम किया, तो वो दोनों को ऐड करेंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा, और इस जो काम वर्क डन और इफिशियंसी में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर सपोज कीजिए कि इसको काम करने में 12 दिन लगे, 12 दिन, तो एक दिन का जो काम होता है दैट विल द एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्सन, तो दोनों का ऐड करके एक दिन में कितने काम 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो दोनों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो अनिल और आपका सुमन का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/12 जैसे, मतलब कि एक जो भी काम होंगे उसका अगर 1 यूनिट टोटल वर्क है तो उसका एक दिन में क्या होगा, उस टोटल वर्क का 1 अगर 12 वर्क यहाँ पे टोटल अगर यूनिट मानते हैं तो उसका एक यूनिट कंप्लीट 1/12 यूनिट एक दिन में कंप्लीट होगा। तो वैसे ही अगर अनिल अकेले 20 दिन में काम करता है किसी को, तो एक दिन का इसकी एफिशिएंसी क्या है 1/20। ओके, वैसे ही अगर सुमन को मैंने एज्यूम कर लिया कि x डेज में वो किसी काम को अकेले, उसी काम को अकेले x डेज में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा 1/x। तो इसका ये दोनों, ये अनिल एक दिन में 1/20 किया और ये सुमन एक दिन में 1/x किया, और ये दोनों का काम ऐड करने के बाद ये दोनों का वर्क कितना हो रहा है एक दिन में 1/12। इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/12 1/20 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/12। आपको यही हो रहा है, क्या हुआ सिंपल कि 12 दिन में काम कंप्लीट किए ये दोनों मिलकर के इस काम को, तो एक दिन में क्या हुआ उनका वर्क हुआ दोनों का 1/12। अनिल उसी वर्क को कितने दिन में काम करता है, तो 20 जगह के लिए, तो इसका वर्क एक दिन का 1/20, सुमन का 1/x हुआ, ये दोनों को ऐड करेंगे तो इतना हुआ। तो मुझे निकालना क्या है कि सुमन अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो ये मेरा एफिशिएंसी निकल जाएगा कि एक दिन में सुमन कितना काम करेगा 1/12। एलएचएस आरएचएस को हम लोग जब इधर एडिशन होता है तो उस साइड करते हैं, जब आरएचएस में सब्ट्रैक्शन होगा इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा। इसका भी सिंपल तरीका है, जो अब एलसीएम निकालना है तो आपको बड़ा डिजिट लीजिए और इसका इससे एक बार दो बार तीन बार मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कि सब ऐसा कौन सा यूनिट पहला है जो इससे भी डिविजिबल हो जाए, दैट विल बी द एलसीएम। जैसे 20 है तो 20 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 12 20 2 40, तो ये भी फिर भी 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर 3 टाइम्स में आएंगे 60, सबसे छोटा नंबर 60 हुआ जो दोनों का मल्टीपल है 12 का भी और 20 का भी, तो ये मेरा एलसीएम हो गया। तो 12 से इसको कैसे करेंगे तो 5 टाइम्स में, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में, तो दैट विल बी 2/60 इज इक्वल टू x 1/x, मतलब एक दिन का एफिशिएंसी इतना हुआ, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1/30, मतलब क्या हुआ कि 1/x एक दिन में 1/30 यूनिट कर रहा है, तो टोटल ओवर कितना करवाना होगा 30 यूनिट, तो इसीलिए यहाँ पे x बराबर क्या हो गया
30 डेज, मतलब अगर सेम वर्क को अगर एक्स को करना हुआ तो 30 डेज में सुमन उसी वर्क को कंप्लीट करेगा और मेरा आंसर हो जाएगा 6। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। चलिए इसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि टाइम को मैनेज ही करना है हम लोग को साथ में, क्योंकि वहां पे कम टाइम में आपको सॉल्व करना होगा, तो साथ साथ आपको देखना होगा कि कैसे कहाँ कहाँ टाइम हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट and 26 likes the to play the badminton and also a student likes to play at least one game। मतलब कि कम से कम कोई भी स्टूडेंट है तो कम से कम एक गेम तो प्ले करेगा ही। ऐसा मतलब इसमें 55 स्टूडेंट का, इसका कहने का सेंस है कि इस 55 स्टूडेंट में ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि जो गेम नहीं खेलता है। यहाँ पे यही लाइन है, अगर ये नहीं देता इसका मतलब हो सकता था इसमें ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो गेम नहीं खेलते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखने का इंडिकेट करने का मतलब है कि आउट ऑफ 55 स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट्स किसी ना किसी गेम को प्ले करते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना होगा। तो ये क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से इजीली बना सकते हैं। ऐसे आपको आपको कॉमन, अगर आपको मालूम है कि ये दोनों में कुछ कॉमन हो गया तो वो वैसे भी कर सकते हैं, और सिंपल आप वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट होता है कि ये बॉक्स बनाते हैं तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें टोटल जो भी दिया रहता है, जैसे 55 दिया तो ये मेरा 55 हो गया टोटल। अब इसमें जितने अगर डाटा होंगे, जितने टाइप के वेरिएबल होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, क्रिकेट और बैडमिंटन की बात किया जा रहा है, तो मेरा एक वेरिएबल हो गया क्रिकेट और एक मेरा हो गया बैडमिंटन, तो दो बॉक्स बनेंगे। अब इसमें क्या होता है कि देखना होता है, अगर कॉमन है तो इंटरसेक्स करते हैं, जो जो डायग्राम बनाएंगे। तो सपोज कीजिए कि मैंने दो बॉक्स बनाया, पहले मुझे नहीं मालूम है कि कुछ कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जैसे पढ़ेंगे तो हमको इससे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है मेरा कि 34 स्टूडेंट्स है, अगर इसको मैं क्रिकेट बना लेता हूँ तो ये मेरा 34 स्टूडेंट्स इसमें हो गए। फिर बैडमिंटन प्ले करने वाले स्टूडेंट्स कितने हो गए, तो इसमें आपके 26 स्टूडेंट हो गए। अब इस दोनों को सम करना चाहिए, अगर कॉमन होगा, अगर कॉमन होगा तो ये दोनों का सम इससे ज्यादा होगा। क्यों, देखिए अगर मानते हैं कि एक ही चीज को दो बार काउंट करेंगे तो ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। अगर मानते हैं 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स में 30 कॉम आपको अगर दो गेम में प्ले कराना है, बैडमिंटन और क्रिकेट, तो 30 स्टूडेंट है जिनकी है, तो 30 आपका क्रिकेट हो गया और 30 बैडमिंटन, तो टोटल स्टूडेंट क्या हो गए, 60 हो गए। लेकिन टोटल स्टूडेंट तो 50 ही है। इसका मतलब कि 10 स्टूडेंट क्या होगा, दो बार काउंट हो गया। मतलब क्रिकेट में भी ऐसे 10 स्टूडेंट होंगे जो दो कॉमन प्ले करते होंगे, दोनों एक ही स्टूडेंट दोनों प्ले करता होगा, इसी कारण एक्स्ट्रा हो गया। तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू डाटा अगर ऐड करते हैं इसका दो वेरिएबल का, तो जैसे क्रिकेट और उसके साथ ऐड कर रहे हैं हम लोग बैडमिंटन के प्लेयर को, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाए 34 प्लस 26 दैट इज 60। इसमें डाटा में तो 55 स्टूडेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये 5 एक्स्ट्रा क्यों हुआ है, क्योंकि 5 स्टूडेंट होंगे जो कॉमन होंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो ये इसी से पता चलता है कि कॉमन है, इसका मतलब 5 स्टूडेंट कॉमन यहाँ पे है, ये मेरा 55 है, इतना हो गया। अब देखिए ये मेरा सपोज करो ये तो कॉमन है, तो ये टोटल मेरा कितना था 34 था ये पोर्शन, इसमें से इतना हटा दिए 5 है, तो बचा कितना 29। कोई डाउट, उसी वैसे यहाँ पे देखिए 26 स्टूडेंट है, उसमें से 5 इधर आ गया, ये कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे कितने हुए 21। अब देखो आप अगर इसको काउंट करिएगा तो 50 प्लस आ जाएगा, 29 प्लस 5 34 एंड 21 55। ये तो इससे क्या होगा कि मेरा डाटा क्रॉस चेक हो गया। अब मुझे क्या बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड बैडमिंटन, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपको, यही कि बोथ, बोथ का मतलब दोनों में कॉमन, तो क्या मेरा कॉमन है यही, तो दैट इज द 5। तो ये मेरा आंसर होगा 5 स्टूडेंट्स आर प्लेइंग बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है मेरा कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500 डिविजिबल बिटवीन, तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन वही आते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 आपको 100 और 500 के बीच में कितने नंबर है जो 4 से
5 से और 6 में। जैसा मैंने बताया था कि एक लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है कि अगर तीन कोई भी नंबर लेते हैं, 3 4 जो भी, तो इससे जो ऐसा नंबर, मिनिमम नंबर जो तीनों से डिविजिबल है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऐड बोल रहा है, इसका मतलब कि ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब मुझे एलसीएम लेनी होगी इसकी 4 4 5 एंड 6। अभी 4 5 एंड 6 का एलसीएम क्या होगा, या तो मैंने क्या बताया था, या तो इसके मल्टीपल पर या तो नॉर्मल जो बच्चे फिर तरह निकालते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो दोनों मेथड मैं बता दे रहा हूँ। बच्चे वाला मेथड पहला तुमसे करते हैं 2 5 3। अब देखिए यहाँ पे कोई नहीं है तो इसको सिंपली क्या लिखेंगे, 2 into 3 into 5, तो दैट इज द 60। तो 60 ऐसा नंबर है जो दोनों से होता है। और ऐसे भी करके आप देख सकते हैं 30 अगर लिखते हैं 6 का मल्टीपल में तो 60 है। 60 से ऐसा कोई भी छोटा नंबर नहीं होगा जो तीनों से डिविजिबल होगा। तो मिनिमम मेरा ये हुआ। इसका मतलब क्या है कि मुझे इस दोनों के बीच में वैसे नंबर फाइंड करने हैं दैट इज द डिविजिबल बाय 60। तो मुझे 100 को पहले चेक करना होगा। तो 100 से अगर 60 को डिवाइड करते हैं 100 से, तो 1 टाइम्स में जाएगा 60, तो मेरा क्या होगा 40। तो 40 मेरा एक्स्ट्रा है। तो 60 लाने के लिए अगर इसमें 20 और ऐड कर लेंगे तो ये 60 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये 100 में क्या, इसमें क्या करना होगा, मेरे 20 और ऐड करना होगा। तो इसमें भी 20 ऐड करेंगे तो मेरा 120। तो मेरा फर्स्ट नंबर मिल गया 120 होगा, तो 60 से डिविजन होगा। लास्ट मेरा नंबर क्या है 500। ठीक, वैसे 60 से 500 में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, मैंने अगर इसको 1 टाइम्स में और 8 टाइम्स में तो 480 होगा। तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 20 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा 20 होगा। देखिए इसमें क्या है कि ये मुझे इससे तो ज्यादा जाना नहीं है, इसमें तो मुझसे इससे ज्यादा लेना था, इसलिए मैंने ऐड कर दिया कि जो 60 का मल्टीपल बना सको। 500 में क्या है, उससे ज्यादा नहीं जाना, उससे कम लेना है। तो इसमें मेरा एक्स्ट्रा क्या है 20। अगर 20 इसमें से हटा देते हैं 500 में तो दैट विल बी टोटली डिविजिबल बाय 60, दैट इज 480। तो मेरा लास्ट नंबर क्या हो गया। अब हम लोग जानते हैं ये क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम में कौन सा इक्वेशन, एक तो एलसीएम का लगा पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा एपी का। इसमें एपी बनता है जब भी ऐसा दे दे कि एलसीएम का मल्टीपल निकालना है। तो ये मेरा ए हो जाता है फर्स्ट टर्म और ये मेरा हो जाता है लास्ट टर्म। तो यही हो रहा है कितने नंबर्स हो गए। तो जब हम लोग पढ़ते हैं कि एपी में कि लास्ट टर्म ऑफ अ गिवन सीरीज इज इक्वल टू एपी में अगर कोई नंबर है ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 60, मेरा क्या हो रहा है कि हर बार 60 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इस सीरीज का कि इसमें 60 ऐड कर करके हमको यहाँ तक पहुंचना है। तो मेरा डिफरेंस हो गया यहाँ पे क्वेश्चन में कितना होगा 60 का मल्टीपल देखना है। तो इसमें क्वेश्चन में जो जो एलसीएम दे तो वो मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा जो निकालेंगे। पहला टर्म मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है 120 से, और लास्ट कहाँ तक जाना है 480 तक। अब इसी फॉर्मूला को टीएन को एल से भी डिनोट करते हैं। तो इसमें डाल दीजिए 480 मेरा लास्ट नंबर, ए मेरा 60, ए मेरा क्या हो गया 120 प्लस एन मेरा कितने टर्म्स है यही तो मुझे फाइंड करना है, एन माइनस 1 इनटू 60। अब चाहिए तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 60 का मल्टीपल मुझे दिख रहा है तो डायरेक्ट 61 जा 62 जा और 64 जा। कभी भी अगर एलएचएस आरएचएस में कैंसिल करना है तो सभी टर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन के सभी टर्म में सेम मल्टीपल में होगा तभी कैंसिल करते हैं। अगर 2 का सब में मल्टीपल तो 2 से कैंसिल होगा। तो यहाँ पे कितना आया 4, यहाँ पे आया 2 प्लस एन माइनस 1। तो यहां से क्या हो गया 2 माइनस 1 प्लस एन, तो दैट विल एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज यहां से आ गया 62 सर, ओ सॉरी यहाँ 8 किया आपका 8 68 जा रहा है। तो ये मेरा 8 हो गया। तो 8 इज इक्वल टू 1 प्लस एन, तो एन इज इक्वल टू 8 माइनस 1 दैट इज 7। तो ऐसे 7 टर्म्स होंगे जो आपके इसके डिवीजन। अगर ऐसा नहीं आता तो आपको सिंपली क्या कर रही है कि पहला टर्म निकाल लीजिए और इसमें 60 ही है ना मेरा, उसमें ऐड करके देख सकते हैं 160 प्लस 60 180, देन 240, देन 300, इसमें करेंगे 360, देन 420, देन 480,
और इसमें जैसे ऐड कीजिएगा तो 540 होगा, तो मुझे यहीं तक जाना है तो कितने टर्न होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो दैट इज हम लोग क्रॉस चेक भी कर लिए। तो ऐसे इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अगर आपको प्रोसेस से आएगा तो टाइम बचेगा, नहीं तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, ये लॉजिक लगा करके अपना सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिक्सचर एलिगेशन। तो इसमें बोला जा रहा है, जैसे पहला क्वेश्चन की मिक्सचर 170 kg, रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट इज 4:1, हाउ मच सैंड शुड बी एडेड टू मेक टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट विल बी बिकम इन द रेशियो ऑफ 6:1। तो इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, और ये हमेशा हर साल एक क्वेश्चन आता ही रहता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, नॉट ओनली बीपीएससी, आप यूपीएससी का भी अगर सीसेट देते हैं वहां पे भी। तो पहले मेरा मिक्सर क्या आएगा कि मिक्सर किस किस चीज का है उससे वेरिएबल को लिखते हैं। तो पहला मेरा सैंड है और दूसरा इसमें मैंने मिक्स किया है सीमेंट। अब इसमें रेशियो दिया हुआ है, मतलब 4 यूनिट अगर सैंड डालते हैं तो उसमें 1 यूनिट क्या हो रहा है, सीमेंट डाल रहा है, और ये दोनों का सम कितना हो रहा है मेरा 20 kg। तो मतलब क्या हुआ कि ये किसी चीज का मल्टीपल होगा। 4:1 का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मानते हैं कि मेरा 30 20 है, तो इसको क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो इसको 10 10 कैंसिल होगा तो 3:1। मतलब क्या हुआ 3 × 10 2 × 10, मतलब कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल होगा जो ही ये सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मतलब हम x मान लेंगे कि ये क्या है मेरा x 4x और ये मेरा x, तो ये दोनों का सम क्या दिया होगा मेरा 70 kg। अब इसमें बोल रहा है कि कितना आप सैंड डालिएगा, तो मुझे मिक्स क्या करना है सैंड और वाट, और दूसरा वाट, इसका मतलब मैंने सैंड और सीमेंट में सैंड ऐड करना है, मतलब सीमेंट का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। तो मेरा यहाँ से रेशियो में क्या होगा, परिवर्तन जो भी होगा, जो भी चेंज आएगा वो किस में आएगा, सिर्फ रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके सीमेंट जो आपके सैंड्स में, सीमेंट का कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसको रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों का सम दैट इज 4x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 70 kg, क्योंकि इनिशियल मिक्सचर यही दोनों का सम 70 kg आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया मेरा 5x इज इक्वल टू 70 kg, तो x बराबर क्या हो गया 70/5 दैट इज 40। तो ये मेरा हो गया कि ये जो भी नंबर हो गया वो किसके मल्टीपल होंगे 14 में, मींस 4 × 14, और ये मेरा 1 × 14, मतलब 14 kg मेरा अगर सीमेंट है तो उसमें 56 kg मेरा सैंड है। अब इसमें क्या करना है, ऐड करना है सैंड। तो सैंड में क्या करेंगे 4x प्लस मेरे को सैंड ऐड करना है। सपोज कीजिए कि मैं y kg ऐड कर दे रहा हूं, तो y kg ऐड किया, और नीचे में क्या हुआ मेरा x तुम्हारा आपका दिया हुआ है कि x मेरा दिया हुआ है पहले से सीमेंट, तो सीमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, और चेंज होने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो रहा है 6:1 हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे तो चेंजिंग आएगा 6, और यहाँ पे एज इट इज 1 पहले जैसा है, देखिए यहाँ पे भी 1:1 रहा है, मतलब इसमें चेंजिंग नहीं है, जो भी चेंजिंग आ रहा है तो आपका सैंड में आ रहा है। इसको इक्वेट कीजिएगा, मैंने x का यूनिट पहले ही निकाल दिया है 14, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 4 × 14 प्लस y डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से क्या लिखूंगा 4 × 14 प्लस y इज इक्वल टू 14 × 6। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ सकता है 14, y इज इक्वल टू 14 × 6 माइनस 14 × 4 दैट इज द 14 × 2 दैट इज 28 kg। मतलब इसमें मैंने 28 kg अगर इसमें सीमेंट डालते हैं तो रेशियो मेरा क्या आ जाएगा 6:1। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसमें वैल्यू यहाँ पे रख करके y का 28 डालिए और यहाँ से रेशियो निकालिए, आपका 6:1 आ जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इंग्लिश चेंज करते हैं। शशि है जो आपका 25 कोई चीज को सेल करने पर 25% है उसका, और ये सेल क्या कर रहा है कि 150 रुपीज पर डजन ऑरेंजेस को सेल कर रहा है। अब इसी चीज को अगर वो प्रॉफिट में चाहता है 20% में सेल करने का, तो वो कितने रुपए पर डजन दे। तो आपका कैलकुलेशन इजी कर दिया है, आपको पर डजन को चेंज नहीं करना है। इसी क्वेश्चन में कहीं पे पर पीसेस भी दे सकते हैं, तो उसमें हमको पहले कन्वर्जन करना होगा पर यूनिट में, लेकिन यहाँ पे हम लोग
डजन से कोई फर्क नहीं हुआ क्योंकि आंसर भी हमें डजन में लाना है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ सॉल्व कर देंगे। अगर देखिए कोई भी चीज होता है इनिशियली हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहले कोई भी टर्म होगा तो 100% होगा। अब इसमें लॉस होगा, अगर लॉस हो रहा है इसका मतलब इससे कम होगा। कितना लॉस हो रहा है मेरा? -25%। इसको कर दीजिए, 100 - 25 कितना हो जाएगा? 75%। अगर इसी को अगर सपोज कीजिए गेन पे बेचना है मुझे, कितने पे? 20%। तो 100 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120%। मतलब क्या कि कोई प्रोडक्ट को हम लोग 100% में खरीदते हैं तो उसको 75% पे अगर बेचते हैं तो मेरा 25% का लॉस होगा। और यही मेरा कितना दिया हुआ है, जो 25% के लॉस पे ही बेचे हैं तब मेरा 150 है। मतलब यहां से क्या हुआ कि ये 75% ऑफ जो जिस सीपी होता है, जो भी जो हम लोग जो लॉस होते हैं या प्रॉफिट होते हैं मेरे कॉस्ट प्राइस पे होते हैं। तो ये मेरा क्या होगा? 75% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 150 रुपीज है। तो यहां से हम लोग उसका ये मेरा 75% कितना हुआ? 50 के पास, और मुझे पहुंचना कितने पे? 120। इसका सिंपली हो गया कि अब देखिए यहाँ 75%, तो सीपी मेरा मेरा हो गया 150 बाय 75%। ठीक है, तो मुझे 120%, अब ये क्या हो गया? 1% सीपी मेरा ये हो गया। अब मुझे कितना बेचना है इसका? 120% में। तो नेक्स्ट किसी को यहां से क्या लिख सकते हैं? 120% ऑफ सीपी इज इक्वल टू, तो मेरा क्या हुआ? सीपी तो मैंने निकाल लिया 150/75, और यहाँ पे मुझे 120% ऑफ सीपी निकालना है। ऑफ का मतलब इंटू होता है, तो 120% इंटू 150/75%। अब देखिए परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 25 3 जा 25 4 जा 3 कितने जा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको? दैट विल बी इक्वल टू 1 और सर हाँ 120, दैट इज दिस। और सॉरी है ना, कैंसिल कर दिस 1 गलती हो गया। इसको हम लोग कंप्लीट इसको करते हैं 50 से, क्योंकि 120 कैसे ही मिलता है। तो ये मेरा क्या होगा? ये 150/75% था, तो 120% into 150/75%। तो यहाँ परसेंटेज परसेंटेज कैसे? इसको 15 5 तक 15 8 तक 5 30 तक, तो 8 into 30 is equal to 240 पर डजन। अगर उसको उसी प्रोडक्ट को पहले क्या किया कि वो बेच रहा है कैसे डजन? 150 पे। अगर इसी को अगर 20% गेन पे बेचना है तो उस प्रोडक्ट को कैसे बेचेगा? आपका 120% ऑफ सीपी मतलब इतने पे, तो दैट विल इक्वल टू 240 पर डजन। तो ये मेरा आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा कि 20 to 40 रुपये अगर पर डजन से उसी चीज को बेचे तब दैट विल बी गेन द प्रॉफिट ऑफ 20% rather than the losing of 25% by selling the same product. Shall we next question? ये आपका क्वेश्चन बेसिक जो भी डायमंड आप पढ़ते हैं मेंसुरेशन उसी का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसे रोम्बस। देखिए कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये होता है सबसे सिंपल, आप बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से पैरेलल्स होते हैं, ये होता है। अब इसी का कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है कि ये चारों 90 डिग्री हो जाते हैं और ये ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। अब यही ये चारों 90 डिग्री न होकर के अगर कोई अदर सिंगल्स बनाते हैं, लेकिन ये साइड्स ऑल आर इक्वल, तो दैट विल बिकम द रोम्बस। और रोम्बस में एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका? लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस 10 सेंटीमीटर। अगर सपोज कीजिए कि इस क्वेश्चन में ये मेरा 10 सेंटीमीटर होगी और ये मेरा 24 सेंटीमीटर हो गया,
तो सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी होता है कि रोम्बस का इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, दूसरे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ये सपोज ये मैंने जैसे बनाया तो ये 24 है टोटल, तो ये मेरा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये 5 और ये 5 में डिवाइड हो गया, और ये क्या है 90 डिग्री है। तो ये आप साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको निकालना क्या है पेरीमीटर। पेरीमीटर इज नथिंग बट क्या होता है बाउंड्री लाइन, किसी भी शेप का बाउंड्री लाइन निकालना, दैट इज द रोम्बस। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या है ऑल साइड्स आर इक्वल, और अगर एक का मैंने साइड निकाल लिया ये, तो 4 साइड्स होते हैं रोम्बस में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4 है। ये मेरा क्या हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो मैंने यहां से देखिए अब क्या लग रहा है, आप लोगों ने एक ट्रेंगल बन रहा है, ट्रेंगल, ये ट्रेंगल हुआ आपका, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा ये वाला, ये मेरा 5 सेंटीमीटर। और जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि कोई भी अगर ट्रेंगल है और एक 90 डिग्री है, तो ये इसका वैल्यू अंडर गिवन साइड्स का सम का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 144 प्लस 25, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 169, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये मेरा वन साइड क्या हो गया, ये सी, अगर इसको मानोगे तो ये मेरा कितना हो गया 13 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो 13 4 जा 52, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डायगोनल मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है। तो मेंस्ट्रुएशन भी है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक में, क्योंकि पिछले साल भी एक क्वेश्चन मैंने आगे डिस्कस करता हूँ, वो भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से हुआ। यहाँ पे आपका स्पीड, जो स्पीड होता है, स्पीड एंड पाइप एंड सिस्टम से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ कि आपका ट्रेन लेंथ था, और उसमें स्पीड फिक्स कर दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, और एक डॉग रनिंग कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, पायलट द ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर सपोज करो किया जाए तो एक ट्रेन है, इस ट्रेन को ये अपने ट्रैक पर मूव कर रहा है, यहाँ से एक डॉग है जो इसको चेज कर रहा है। अब ये दोनों क्या हो रहा है कि मूव कर रहा है। अब ये ट्रेन का स्पीड क्या दिया हुआ है आपको 60 किलोमीटर पर आवर, और ये मेरा 18 किलोमीटर पर आवर ऑटोमेटिक है। आप भी समझ ही रहे हैं, ये अच्छे ज्यादा स्पीड से जा रहा है, ये कम स्पीड से जा रहा है, तो एक ऐसा टाइम होगा कि ये ट्रेन इसको आगे छोड़कर चला जाएगा। तो ये भी आपको निकालना है कि कितने देर में ये इस कुत्ते को पीछे छोड़कर, मतलब ये इसके लास्ट पोजीशन के बियॉन्ड हो जाएगा। तो उसको निकालते हैं। तो इसका दोनों जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, दोनों का मेन स्पीड क्या होगा, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी स्पीड से वो ट्रेन आगे मूव करेगा, क्योंकि ये क्या है ये भी अब कुछ स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसका रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होता है डिफरेंस होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड ऐड होता है। तो यहाँ पे नेट स्पीड रिलेटिव स्पीड होगा 60 माइनस 80, दैट इज 42 किलोमीटर पर आवर से ये चीज होगा। और इसको क्या हो रहा है कि वहां 140 मीटर का ये ट्रेन है, लेंथ दिया हुआ ट्रेन का, दैट इज 140 मीटर। अब देखिए इसके कंपेयर में डॉग का जो डिस्टेंस होगा बहुत नेग्लिजिबल होगा, इसलिए इसका लेंथ हम लोग कंसीडर नहीं करते। अगर इसी चीज को अगर लंबा देता कोई प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन होता फिर तो वहां पे इसका भी लेंथ हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग सिर्फ ट्रेन का लेंथ लेंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो मुझे पता चल गया कि 42 किलोमीटर से वो ट्रेन आगे भाग जाएगा इस डॉग को पीछे छोड़कर, और ये कब इसको पीछे छोड़ेगा जब ये अपना 140 टोटल डिस्टेंस इसके आगे चला जाए। तो इसको डिस्टेंस कितना कवर करना होगा मेरा 140,
इस ट्रेन को कि इसको क्रॉस कर जाए। तो टाइम मुझे निकालना है कितने टाइम में ये क्या करेगा, इसको क्रॉस कर देगा। तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया, ये मेरा स्पीड हो गया। अब मुझे ये टाइम निकालना है सेकंड में, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको मीटर पर सेकंड में पहले निकाल देंगे स्पीड को। तो इसको करने के लिए हम लोग को 5/80 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको 3 से 14 टाइम्स में, ये 3 से 16 टाइम्स में, तो मेरा स्पीड हो गया 70/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट इसी को हम लोग ऐड कर, तो मेरा यहाँ से हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, सॉरी तो मेरा रिलेटिव स्पीड आया था 70/60/42 into 5/80, that is 80, so that is 42/5/80 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कैंसिल किए तो 3 से 6 टाइम है, ये 14 टाइम्स में, दैट इज 70/6 मीटर पर सेकेंड। तब क्यों होता है, क्योंकि ये ट्रेन को क्रॉस करने में जो भी इससे यहाँ से इस ट्रेन को क्रॉस करने में जो टाइम लगा था। ठीक है, तो इस डॉग को चेस करने में, तो ये मेरा स्पीड हो गया। अब इसे कितना लेंथ था, 140 मीटर, तो इसी को क्रॉस करना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, तो दैट विल बी इक्वल टू मेरा डिस्टेंस क्या करना है 70 अपॉन स्पीड मेरा 70/60 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैंसिल हो जाएगा टाइम्स में, तो वो ये ऊपर जाएगा तो 2 into 6 सेकेंड, दैट इज 12 सेकेंड। और 12 सेकेंड में इस ट्रेन इस डॉग को चेज करके आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 12 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए मैंने जैसे पहले भी क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे हम लोग मेंस्ट्रुएशन का, जो रोमर्स का, देखिए उसी क्वेश्चन को कांसेप्ट वाइज इसको पूछा गया है थ्योरम में। जैसे every square is a rectangle, every rhombus is a parallelogram, every square is a rhombus more than of the other। तो सबसे मैंने बताया था कि सबसे सिंपल क्या होता है, एक मेरा ट्रेपेजियम होता है। इसी में जब अलग अलग रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल्स होते हैं, सिर्फ यही होता है। तो नेक्स्ट इसी का रेस्ट्रिक्शन क्या है, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। तो स्क्वायर में क्या होता है, देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और स्क्वायर रेक्टेंगल में, और जो स्क्वायर्स होते हैं उसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है इट इज आल्सो अ रेक्टेंगल, जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो गया। तो मेरा ये क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो मैंने बताया कि एक ये क्या हुआ मेरा, ये आपका पैरेललोग्राम है, और इसी पैरेललोग्राम में अगर हम इस ऑल साइड्स को इक्वल कर देते हैं, तो यही मेरा ट्रेपेजियम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रोम्बस में। तो ये क्या इसको बोल सकते हैं कि रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये भी इस स्टेटमेंट ये कहीं ना कहीं सही है, तो ये भी मेरा सही हुआ। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस के कैरेक्टरिस्टिक देखिए, स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और ये 90 डिग्री होता है। लेकिन आप एक बात करते हैं, और रोम्बस तो स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर भी एक टाइप का रोम्बस हुआ, क्योंकि इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ये भी ऑल साइड्स होते हैं। इसमें सिर्फ स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि ये भी 90 डिग्री पे यहाँ पे ऑल साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो स्क्वायर क्या हुआ, यहाँ से ये रिलेशन सही है कि एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस बट नॉट एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर। तो ये भी मेरा सही था। तो यहाँ बोला है कि व्हाट दिस इज फॉल्स,
तो इसमें तो ऑल ट्रू है, तो नॉन ऑफ द अबव विल बी द आंसर ऑफ इट। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं लेकिन करेक्ट की जगह पे इनकरेक्ट हो जाता है, इसके कारण क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बॉक्स वाला ये क्वेश्चन 2 साल बैक टू बैक पूछा गया, 68 में भी और 69 में भी। जैसा आप स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्या है मेरा बॉक्स में बॉक्स है, इसमें मेरा 44 है, 49 है, 37, नेक्स्ट में मेरा 52, ये मेरा वैल्यू निकालना है, दैट इज एक्स, ये मेरा है 41, ये 58, 35 एंड 53। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये बीच वाला क्वेश्चन इसमें दोनों से ज्यादा, इसमें नेक्स्ट इसमें देखिए ना, तो ये दोनों में ये वाला वैल्यू इससे दोनों से कम है, तो मुझे देखना होगा या तो इसमें जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली हमको देखना होता है, ज्यादातर हॉरिजॉन्टली ही क्वेश्चन इसको इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ दिया 51, यहाँ दिया 41, यहाँ 44, यहाँ दिया 37। अब यहाँ देखिए इस दोनों में रिलेशन हमको देखना होगा, पहले इस टाइप में रिलेशन देखना है। बहुत सारे समय क्या होता है कि दोनों का डिफरेंस दे देता है, कभी इसका सम दे देता है, कभी मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से हम लोग पहले इस टेबल को देखते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, 44 और 37 में डिफरेंस कितना है, 7 का। यहाँ से अगर इस यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का है और यहाँ पे 7 का है। अब देखिए कि ऐसा क्या रिलेशन स्टैब्लिश करें कि दोनों में कॉमन आ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 749 आना है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 7 टाइम्स में तो आ सकता है। यहाँ पे भी अगर 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते तो बन जाएगा 5 7 35 और यहाँ पे भी 7 7 49। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इस दोनों का डिफरेंस निकाल करके उसको 7 टाइम्स कर देना है। तो वैसे ही यहाँ पे भी लगाते हैं, तो यहाँ पे मेरे को 52 माइनस 42 1 करना होगा, तो दैट विल बी क्या हो जाएगा मेरा 11। अब 11 को 7 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना होगा, 11 into 7 that will be the 77, so that will be 5%। तो ये मेरा 77 हो जाएगा। तो लॉजिक समझ गए, हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना है या तो एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके ऐसे सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में प्रिंटिंग के कारण ये सही से नहीं लिख पाया, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, और यही अब मेरा क्वेश्चन तो क्या है, ये सिंपल है, आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सिर्फ मेथड का यूज करना है और नथिंग एल्स, मतलब फॉर्मूला जो बेसिक हम लोग 6 7 8 में पढ़ते हैं उसी का यूटिलाइजेशन करके यहाँ पे सॉल्व करके आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम साइन होता है, जब माइनस करते हैं तो क्या होता है सेम साइन, साइन चेंज करते हैं तो a माइनस a कैंसिल, b माइनस b कैंसिल, प्लस 2ab और प्लस 2b दैट इज 4ab। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4 into ये मेरा a क्या हो गया 598, 479 मेरा हो गया b, और नीचे में क्या है 498 into 479। अब इसको सेम सेम कैंसिल, तो मेरा बचा क्या 4, तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एपी जीपी का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन वाला जहां क्वेश्चन आए सेंसस बेस्ड वगैरह डाटा, तो उसमें ज्यादातर एपी जीपी का ही कॉन्सेप्ट लगा करके सॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे केवल की पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस मच इफ इट इंक्रीजेस एनुअली एट द रेट ऑफ 5%। हर साल क्या हो रहा है 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। तो यहाँ भी वही जैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का,
वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ 5% इंक्रीमेंट हो रहा है और उसका नेक्स्ट टाइम में फिर 5% और इंक्रीमेंट हो गया, जो नेक्स्ट टाइम आएगा वो 5%। इस ये मेरा जीपी का क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपली, तो मेरा इनिशियल पॉपुलेशन दे दिया हुआ है। इनिशियल पॉपुलेशन ईयर का दिया हुआ है मेरा 70 अब 5% इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल। तो 5% इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगी, अगर कोई चीज पहले मेरा अगर 100 था तो उसमें अगले साल 5% इंक्रीमेंट होगा, तो ये मेरा नेक्स्ट ईयर का होगा। ऐसा क्या हो रहा है, 2 बार कर रहा है यहाँ पे 2 साल के बाद, मतलब इसको 2 टाइम्स करने के बाद कितना पॉपुलेशन आएगा। तो इनिशियल पॉपुलेशन मेरा क्या है यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट, तो इनिशियल मेरा एक्स, सपोज करो कि एक्स है, उसका 5% एक साल में इंक्रीज होगा और फिर अगले साल उतना क्यों फिर 5% इंक्रीमेंट होगा। दैट विल बी, यहाँ से हमको निकालना है। तो मेरा इनिशियल क्या था 76400 प्लस, इसको कैंसिल कर सकता हूँ 20 टाइम्स 5 20 टाइम्स 1 प्लस 1/20 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 76400 इंटू 21/20 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं 20 20 440 दैट इज 400, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 4 4 जा 451, तो दैट इज इक्वल टू 441 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या आना चाहिए कि 440 का होल स्क्वायर, तो सब में 1 डिजिट है, यूनिट डिजिट है, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करना है दोनों, या बहुत सारे इजी तरीके भी हैं लेकिन हम यही करेंगे। यहाँ से 441 then 467 then 467, that will be 1 8 4 6 14 carry 1 14 carry 1 9 1 1 9 4 4 8 1, so that will be your first initial we will be 50 number question. So next on the phone, अब ये देखिए सीक्वेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये सीक्वेंस क्वेश्चन आपको अगर एट द इंस्टेंट अगर स्ट्रक कर जाता है तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको अगर नहीं स्ट्राइक किया माइंड में कि यहाँ कैसे बनेगा, तो इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसलिए आप अपने टाइम के अनुसार देखते हैं कि अगर लास्ट में आपको टाइम इनफ बचता है तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है जैसे 480 48 और 100। अब इसका लॉजिक देखा जाए, इसमें कुछ डाटा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे एक्स होगा, इसी को मुझे फाइंड करना है इस सीरीज में। तो यहाँ से देखिए सिंपल यहाँ पे क्या किया गया है कि जो भी नंबर है उसको पहले स्क्वायर करके उसको उससे एक नंबर कम से मल्टीप्लाई किया है। जैसे 2 ये यहाँ 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 1। वैसे ही यहाँ पे 2 के नेक्स्ट टर्म क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 2 80। वैसे ही यहाँ पे 3 के बाद क्या होगा आपका 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर इंटू 3 48 आ जाएगा, 4 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48। वैसे ही यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 4, ये भी 100 आ गया। यहाँ से देखिए 6 का स्क्वायर इंटू 5, जस्ट स्क्वायर उसके जस्ट नीचे वाले जो नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उससे जस्ट बीसीडी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 6 स्क्वायर इंटू 5 दैट विल बी 180। तो वैसे ही यहाँ पे ये नेक्स्ट टूल चला गया सॉरी ज्यादा आ गया, तो उसके पहले हमको यहाँ पे जाना है, ये 7 का है, 7 का स्क्वायर इंटू 6 बराबर ये मेरा 294 है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है 5 के बाद 7 चला गया तो 6 का करना होगा, 6 का स्क्वायर इंटू 5 दैट इज 36 इंटू 5 दैट विल इक्वल 180। तो मेरा यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 180, तो दिस विल बी योर आंसर 180। ये आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। तो परमुटेशन का फॉर्मूला था जब भी आप एनपीआर देखा जाए, एनपीआर कहीं पे दिख जाए आपको, एनपीआर दिख जाए तो इसका फॉर्मूला था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल।
और वैसे ही एनसीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर जो दिया हुआ है उसका फैक्टोरियल इनटू जैसा ये होता है वैसे ही ऐसे करना हो। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू दिया हुआ है आपका 2nc3 2nc3 अपॉन nc2 इज इक्वल टू 44 अपॉन 3। तो वैल्यू ऑफ n निकालना है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इनटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 44 अपॉन 3। तो यहाँ से हम लोग ये क्या होता है आपका 2n इंटू n माइनस 3 इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n माइनस 1 2n माइनस 2 ऐसे करते करते 1 तक जाता है अपॉन में ये मेरा डाटा हो गया 2n माइनस 3। तो यहाँ से इसमें नेक्स्ट टर्म यहाँ से हो जाएगा ना 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका यहाँ तक इंटू 6। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाला यहाँ आ जाएगा और ये जस्ट ऊपर वाला यहाँ पे चला जाएगा यानी माइनस 2 फैक्टोरियल नेक्स्ट यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन इनटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 44 अपॉन 3। ये हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये मेरा कैंसिल हो गया ये मेरा 12 माइनस 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब बचा क्या 12 इंटू 12 माइनस 1 12 माइनस 2 और यहाँ पे नीचे यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल बचा हुआ है यहाँ पे n फैक्टोरियल बचा हुआ है। तो यहाँ से n यहाँ तक n माइनस 2 है तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से इसको और जाकर के n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो यहाँ इसके बाद ये और ये सेम हो गया कैंसिल हो गया तो बचा क्या यहाँ पे 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन 6 इंटू 10 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 44 अपॉन 3। तो यहाँ से देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 दोनों है तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं 12 माइनस 1। तो ये और ये कैंसिल n से n कैंसिल 2 से 3 टाइम्स में 3 से 3 कैंसिल। अब बचा यहाँ पे 2 से यहाँ से 22 लिख सकते हैं। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2n माइनस 1 यहाँ से मैंने n तो 2 तो कॉमन ले लिया ये भी कैंसिल हो गया तो बचा नहीं कुछ। यहाँ पे क्या बचा मेरा इस साइड में 22 तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 20 सॉरी कहीं इस मिस्टेक हुआ है आपको माइनस 1 फिर then we have taken 2 common we have taken here तो this यहाँ 2 हो जाएगा तो ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 11 टाइम्स में तो यहाँ से क्या लिखेंगे 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 12 इज इक्वल टू 12 1 इज इक्वल टू 6 दिस विल बी योर आंसर। यहाँ से इसका आंसर क्या देगा 6 होगा। आपका क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट। हाँ आपका ये एवरेज का क्वेश्चन है जैसे इसमें कुछ टाइप में मिस्टेक है यहाँ पे m स्क्वायर होगा और यहाँ पे हमको m प्लस n का एवरेज निकालना है और if the average of m is n and that of n is m स्क्वायर और यहाँ पे n स्क्वायर होगा ठीक है ये समझ लेना है। सो एवरेज दिया हुआ है आपका एवरेज ऑफ m नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर वैसे ही एवरेज ऑफ आपका n इज इक्वल टू दिया हुआ है m स्क्वायर तो m प्लस n निकालना है। तो यहाँ पे कोई भी एवरेज निकालते हैं तो गिवन नंबर कौन सम ऑफ वैल्यू अपॉन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं n तो इसका सम हम अगर निकालते हैं सम ऑफ m टर्म्स बराबर क्या हो जाएगा n स्क्वायर इनटू m। वैसे ही सम ऑफ n टर्म्स की बात करें क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर दिया रहता है ये क्या हो गया m स्क्वायर इनटू m। तो मुझे एवरेज निकालना है किसका एवरेज ऑफ m प्लस n। तो इसमें क्या करेंगे सम ऑफ m टर्म्स प्लस सम ऑफ n टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया m प्लस n। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं सम ऑफ m टर्म्स हम लोग ने क्या निकाला
m इंटू एन स्क्वायर प्लस n टर्म्स का क्या हो गया मेरा m स्क्वायर इंटू n अपॉन m प्लस n। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं m और n, यहाँ पे दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा m, यहाँ से कॉमन अगर लेते हैं m n दोनों में कॉमन आ जाएगा, m n तो बचा क्या है m n से लेंगे तो यहाँ पे m, और यहाँ पे वैसे ही यहाँ m n में लेंगे तो यहाँ पे n, पहले बार में n बचा, दूसरे में m अपॉन m प्लस n, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आंसर m, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया m। तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया, कोशिश किया मैंने कम से कम समय में, लेकिन टाइम का एक्सटेंस मुझे समझाना वाला था तो इसलिए टाइम लगा। तो ये हम लोग चाहते हैं कि और भी ऐसे वीडियो आएंगे नेक्स्ट संडे, जैसे आप लोग जैसा आपका रिस्पॉन्स रहता है ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और एक हो सके कि हम लोग नए जुनून के साथ आइएगा कि हम लोग इससे बेटर कर सके। चलिए, थैंक्स फॉर द डे, थैंक यू एवरीवन।